नमस्कार, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने एक नए सीरीज के साथ। ये है एसर्शन रीजन सीरीज। इस सीरीज में मैं हर रोज एक चैप्टर का मिनिमम 15 एसर्शन रीजन क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बिजी टाइम टेबल में से डेली 30 मिनट्स निकल के इस सीरीज को विदाउट स्किपिंग अटेंड कीजिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर ये सीरीज आप अच्छे से अटेंड कर लिए तो आपके नीट 2024 या जेई मेंस 2024 में एसर्शन रीजन रिलेटेड सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बार और ज्यादा बात ना करके इसको शुरू कर देता हूं। ये सीरीज में मैं हर क्वेश्चन में आपको बार बार ऑप्शन ना लिखाने के लिए स्टार्टिंग में चारों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला ऑप्शन में ए कब होगा, अगर एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगर एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी के साथ जाएंगे। अगर एसर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, इसका मतलब एसर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। और अगर एसर्शन रॉन्ग और रीजन दोनों इनकरेक्ट है तो हम डी के साथ जाएंगे। यानी किसी भी अगर क्वेश्चन में एसर्शन रॉन्ग हो गया तो आप ऑप्शन डी के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एसर्शन रॉन्ग है तो एक ही ऑप्शन है तो रीजन भी रॉन्ग होना है। फिर भी एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए फाइन। मैं हर रोज इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और मैं क्लास 9, क्लास 10, 11th, 12th, नीट, जेई ये सब एग्जाम्स के लिए फिजिक्स का डिफरेंट सीरीज लेके आते रहूंगा। हर एक सीरीज का डिफरेंट मोटो होगा। इस सीरीज में मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लगे रहिए, है ना। अगर आप लगे रहेंगे सब कुछ हो जाएगा। देखिए ये रात को ऑलमोस्ट कितना 3 बज रहा है ना, और मैं अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 3 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जस्ट मैं ये मोटिवेशन देना चाहता हूं कि मेहनत के अलावा तुम आगे जा नहीं सकते, या मैं या कोई आगे नहीं जा सकता। बाकी सब कुछ ठीक है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन में आते हैं। सर एसर्शन रीजन सीरीज में आज पहला लेक्चर काइनेमेटिक्स का आ रहा है, नेक्स्ट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर आएगा एनएलएम। ऐसे ऑल्टरनेट डेज में एक 11th और एक 12th में देते रहूंगा। फाइन, चलिए ज्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। पहले बोला एसर्शन में एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। सर रीजन में बोला ए बॉडी हैविंग नॉन जीरो एक्सीलरेशन कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। दोस्त अगर कहीं भी किसी ने एक्सीलरेशन बोला मतलब डेल वी बाई डेल टी। और आपको यह बात पता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सीलरेशन आ नहीं सकता। यानी सर एसर्शन तो करेक्ट है पर रीजन करेक्ट नहीं है, यानी हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, ए बॉडी में बी एक्सीलरेटेड when it is moving with uniform speed। अच्छे से सुनिएगा, यानी कभी भी अगर एक बॉडी का यहां वेलोसिटी v दिया, ये यहां से यहां पहुंचा वेलोसिटी v से। अब देखिए किसी भी वक्त में या किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो होता है स्पीड। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका स्पीड में कोई चेंज नहीं है। लेकिन आपको पता है सर एक्सीलरेशन जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी उसका चेंज इधर मैग्नीट्यूड में आ सकता है और डायरेक्शन में आ सकता है और दोनों में आ सकता है। सर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। सर डायरेक्शन की बात तो नहीं किया है, तो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा सर एक्सीलरेशन तो आ जाएगा, यानी एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है सर। लेकिन सर अगर एसर्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी बोल देता तो हम बोलते एक्सीलरेशन 0 है, उस वक्त बॉडी एक्सीलरेटेड होना पॉसिबल नहीं है। सर समझ में आ गया। सर रीजन की बात कीजिए आप,
रीजन में बोला when direction of motion of the body changing the body may have acceleration। क्या वही तो मैं अभी समझाया था कि स्पीड कांस्टेंट होने से भी डायरेक्शन की वजह से आपकी एक्सीलरेशन तो आ जा रहता है। सर रीजन भी तो करेक्ट है और इसी वजह से ही तो एक्सीलरेशन आया। सर रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी तो है, यानी सर हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सर आप आगे बढ़िए, मजा आ गया। ठीक है, इस सीरीज में बातें ज्यादा करेंगे, इसमें लिखेंगे कम। ठीक है, आप बने रहिए, ये सीरीज आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव करेगा, मैं श्योर हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। सर एग्जांपल 3 में क्या बात कर रहे हैं आप? बोला फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल एवरेज स्पीड हैव मेनी वैल्यूज। देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, पर आपको यह भी पता है दोस्त कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जितना पाथ होंगे उतना होंगे। इसका मतलब डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, यानी किसी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट एक ही है, इसका मतलब आपके एक ही एवरेज वेलोसिटी होगा, पर स्पीड एवरेज बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत सारे पॉसिबल। सर असर्शन तो करेक्ट है। सर रीजन की बात करते हैं। रीजन में बोला वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर बिल्कुल करेक्ट, पर ये थोड़ी इसका रीजन है। इसका रीजन तो पाथ वाला बात है, यानी सर असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है सर। यानी ये सवाल आप आंसर बी के साथ जाइए। ये एम्स 2018 में आया हुआ सवाल है और 2018 में एम्स में आया हुआ सवाल मैं बताता हूं। एम्स में असर्शन रीजन के सवाल भर भर के आते थे और मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है इस बार की जो नीट की पेपर वो एम्स वाला संस्था बनाएंगे, है ना, बस सुनने में आ रहा है। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप एकदम इन डेप्थ नॉलेज के साथ तैयार हो जाइए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड। बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो हमारे जो स्पीडोमीटर है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट का स्पीड को वो शो करता है। दैट मीन्स एवरेज तो नहीं, वो इंस्टेंटेनियस है। सर असर्शन तो रॉन्ग है, और जैसे ही असर्शन रॉन्ग होगा सर रीजन तो रॉन्ग होना ही है, हमें पता है। तो क्या बोला? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अरे यार, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्टेंस कहां से आ गया? सर आराम से आप आंसर डी के साथ जाइए, और हमें पता है ये भी एम्स 2015 में आया हुआ सवाल है। सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? बोला रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू बॉडीज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। चलिए चेक करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटीज में मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारा बी है। देखिएगा ये लोग का ऑपोजिट मोशन में जा रहा है, यानी अगर ये V1 और ये यहां पे V2 है। क्या दोस्त हम एक बात बोले, रिलेटिव में हम दोनों बॉडीज को मोशन ना करा के अगर एक बॉडी को हम रेस्ट करा दिए तो इसको भी तो V1 देना पड़ेगा, तो ये रहेगा या कैंसल। यानी अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव आपका हो जाएगा V1 प्लस V2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर ऐड हो जाते हैं। यानी सर अगर दो बॉडीज ऑपोजिट में चल रहे हैं तो हमें यह बात पता है कि दोनों का रिलेटिव जो है वो प्लस तो आएगा। सर असर्शन करेक्ट है। रीजन में क्या बोला? रीजन में बोला समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटीज। देखिए अगर दो बॉडी का सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फिर से बोल रहा हूं मैं, दिमाग लगाइएगा क्या सर क्या बोल रहे हैं। अगर दो बॉडीज का सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी अगर इस बॉडी को हम रेस्ट कर दें तो इसको भी तो रेस्ट करना पड़ेगा, तो ये रहेगा या कैंसल। यहां पे जो आपका v रिलेटिव होगा वो हो जाएगा v1 माइनस v2, क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, यानी कभी तो डिफरेंस भी तो होता है सर। यानी सर असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन और असर्शन तो दो स्टेटमेंट है, वो इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा, यानी आंसर बी के साथ जाएंगे सर। ठीक है, चलिए सर समझ में आ गया। अरे रीजन और असर्शन तो आपके रिलेटिव मोशन का दो केस है, थोड़ी एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना सर। चलिए देखिए ये सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप जरूर बताइएगा प्लीज। ठीक है, आपकी कमेंट्स सब मेरे लिए मेन मोटिवेशन हुई है। ये रात को 3 बजे वीडियो बनाने के पीछे एक ही मोटिवेशन है कि आपकी कमेंट्स और आपकी परफॉर्मेंस, बाकी कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए कमेंट्स इसलिए कि आप अगर मेरे को बताते रहेंगे कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं इसमें और कंटिन्यूअस वीडियो बनाते रहूंगा।
अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो बना के कोई फायदा थोड़ी है दोस्त, है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इज नॉट जीरो। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप एक पॉइंट ए से और फिर घूम के ए में आ गए तो आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है 100%, पर आपके डिस्टेंस जो है वो तो 2πr हो जा रहा है। यानी सर डिस्टेंस होके भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर पार्टिकल सेम जगह में रिटर्न आ जाए, यानी ये तो करेक्ट है सर रीजन की बात कीजिए। रीजन में बोला था डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अरे क्या बात करते हो, लॉन्गेस्ट थोड़ी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आप आंसर सी के साथ जाइए, हम आपके साथ है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन टर्म जैसे ही बोला ना तो आप ये बात समझ जाइए कि सर एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। और अगर एक्सीलरेशन कहीं भी जीरो है तो आपको पता है एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब आपको पता है वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। फाइन सर, अब बताइए क्या वो किसके साथ स्ट्रेट लाइन बोला, टाइम एक्सिस, यानी अगर ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसके साथ पैरेलल होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। सर बिल्कुल करेक्ट है सर। नेक्स्ट बात कीजिए, बोला इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम इलाप्स्ड। देखिए अगर वेलोसिटी इक्वल टू मैं लिख दूं kt², समझिए दैट मींस एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस kt, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको पता है dv/dt। यानी अगर एक्सीलरेशन 2 kt आ गया तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं आया, अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं आया दैट मींस वो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है सर। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। समझिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम बोला, यानी अगर मैं एस इक्वल टू लिख दूं kt², ध्यान से, तो इसमें बोला देन द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी बताया यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपकी जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब जो एक्सीलरेशन है वो आपका जीरो नहीं है, वो कांस्टेंट है। दोनों टर्म में अंतर है, समझिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन जीरो, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सीलरेशन जीरो। फाइन, ठीक। अब देखिए अगर सर वेलोसिटी निकालेंगे तो आप करेंगे ds/dt, और ds/dt आपका हो जाएगा सर ट्वाइस kt। अगर सर यहां से मैं a निकालूंगा तो ये होगा db/dt, आप आराम से करते जाइए सर। तो यहाँ पे ट्वाइस के तो कांस्टेंट और t का सर 1 आएगा, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया। सर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है सर। रीजन की बात करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स एक्सीलरेशन। देखिए अगर ये आपका टाइम है और यहाँ वेलोसिटी है, आपको पता है अगर एक ग्राफ बना दूं तो आपको पता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमेशा होता है tan थीटा। आप ध्यान दीजिएगा स्लोप हमेशा क्या होता है tan थीटा, और थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। और ये tan थीटा अगर निकालना होगा तो हम निकाल देंगे del y/del x। इसमें y एक्सिस में वेलोसिटी है और x में टाइम है, दैट मीन्स सर ये तो हो जाएगा del v/del t, और ये आपकी एक्सीलरेशन ही है। यानी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स एक्सीलरेशन। सर बिल्कुल करेक्ट है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, यानी सर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ए बॉडी व्हाटएवर इट्स मोशन इज ऑलवेज एट रेस्ट इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड टू द बॉडी इटसेल्फ। अरे अगर मैं चल रहा हूं, है ना, और ये मार्कर अगर मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है तो मार्कर मेरे साथ तो चलते रहेगा। तो अगर मैं चल रहा हूं तो मैं मार्कर के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट रहूंगा ही, राइट। अब बोला द रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो करेक्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज जीरो, 100%, है ना। कभी भी कोई भी बॉडी का अपने रेस्पेक्ट में तो, है ना, उसका रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगा। सर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो है।
इसी वजह से तो उसको रेस्ट फील हो रहा है। ठीक है, चलिए सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी इज मेड n टाइम्स इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स n टाइम्स। देखिए अगर मैं प्रोजेक्टेड वाला टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन लिखूं तो वो था 2u sin थीटा बाई जी, और आपको ये बात पता है अगर u को मैं n टाइम्स कर दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट n टाइम्स तो होगा, यानी सर ये तो करेक्ट है। सर रीजन की बात करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। अरे 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 अरे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था u स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा बाई जी था। अरे भाई साहब वो इनिशियल वेलोसिटी में डिपेंड तो कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे डज नॉट डिपेंड? सर ये तो गलत है, एकदम गलत ही है सर। आप आराम से लिखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। एसर्शन करेक्ट है पर रीजन तो रॉन्ग है सर। ठीक है, चलिए ये भी एम्स 2008 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर आगे बढ़ते हैं। बोला फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन व्हेन एंगुलर प्रोजेक्शन इज कितना गिवन है? वाओ, गिवन है थीटा इक्वल टू क्या गिवन है दोस्त? tan इनवर्स 1। देखिए आराम से tan इनवर्स 1, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सर tan थीटा इक्वल टू 1 है। सर उसमें रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात चल रहा है। सर आपको पता है हम एक इक्वेशन तो पढ़ रखे हैं सर अपने क्लासरूम में, r tan थीटा इक्वल टू 4h, और tan थीटा का वैल्यू अगर 1 है सर r इक्वल टू 4h तो होगा, यानी सर रेंज हाइट का 4 टाइम्स तो होगा इस कंडीशन पे। सर ये करेक्ट तो है। नेक्स्ट सर रीजन की बात कीजिए। The horizontal range of projectile is directly proportional to square of velocity and inversely proportional to acceleration due to gravity। देखिए रेंज क्या था, अभी अभी हम लिखे हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, इसके साथ प्रोपोर्शनल तो है, इसके साथ इनवर्स भी तो है, यानी सर यहाँ आप आराम से, ये भी करेक्ट है पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो एकदम ही नहीं है सर, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। आप आराम से ऑप्शन बी के साथ जाइए। देखिए ये भी एम्स 2018 का सवाल है। नेक्स्ट क्या बोला इन जेवलिन थ्रो द एथलीट थ्रोज द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल स्लाइटली मोर देन 45। नहीं, अगर जेवलिन थ्रो में, तो जेवलिन थ्रो में कंपटीशन किस बात की होती है? कंपटीशन होती है रेंज की, किसका हाईएस्ट रेंज है उसी को गोल्ड मेडल मिलेगा। फाइन, अब मैक्सिमम रेंज आता है 45 डिग्री, तो स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री में थ्रो नहीं होगा, यानी असर्शन तो रॉन्ग है। और अगर असर्शन रॉन्ग है तो सर पता है रीजन रॉन्ग होना है। द मैक्सिमम रेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर प्रोजेक्शन, गलत। मैक्सिमम रेंज जो था वो तो तुम्हारा 45 डिग्री में होता है। अगर मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री में होता है तो वो डिपेंड तो करता है। सर ये भी रॉन्ग है, आप आराम से ऑप्शन डी के साथ जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला फॉर ए प्रोजेक्टाइल द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बॉडी बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल स्पीड इज मेड n टाइम्स बिकॉज। अब देखिए t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी था। सर इसको अगर n टाइम्स करेंगे, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो टाइम तो n टाइम्स होगा। सर बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए नेक्स्ट क्या बोले आप? फॉर ए प्रोजेक्टाइल दिस इज ड्यू टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज बिकम्स n टाइम्स। अरे रेंज में फॉर्मूला क्या था? u या u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। अगर आप u को n टाइम्स करेंगे तो रेंज n टाइम्स नहीं होगा, n स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी ये तो रॉन्ग है सर, यानी सर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। फाइन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला व्हेन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री और 135 डिग्री। समझिए, यानी अगर यहां x एक्सिस है और यहां हमारा y एक्सिस है, अगर हम 45 डिग्री में किसी भी चीज को हम प्रोजेक्ट कर दें तो रेंज तो मैक्सिमम होगा। दूसरा एंगल कितना बोला? 135, मतलब 90 प्लस 45 है ना। 90 प्लस समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब नीचे यहां भी तो 45 हो जाएगा, तो रेंज तो आपका सेम आएंगे। और 45 में मैक्सिमम आता है तो 135 में भी मैक्सिमम आएगा। जस्ट अगर ये रेंज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइड में होगा, यानी सर ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला? वेदर थीटा इज 45 डिग्री और 135 डिग्री वैल्यू ऑफ रेंज रिमेन सेम। बिल्कुल अभी समझाया हूं, और रेंज अगर सेम है तभी तो मैक्सिमम है, यानी ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक सर, करेक्ट। खाली याद रखिए अगर इसका रेंज पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव में आएगा, है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज तो सेम होगा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको पता है दोस्त, आपको पता है अगर हाईएस्ट पॉइंट में जाएंगे तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट में
वेलोसिटी तो जीरो होगा ना, वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल तो रहेगा, यानी सर ये तो करेक्ट है। सर ये रीजन की बात कीजिए, बोला इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 180 डिग्री, यानी हाईएस्ट पॉइंट में नीचे की ओर जी तो लग रहा है, तो एंगल तो आपकी 90 डिग्री है, 180 डिग्री तो नहीं है, एक्सीलरेशन तो जी है और हॉरिजॉन्टल के साथ 90 है, तो 180 डिग्री तो नहीं है, यानी सर यहाँ एसर्शन करेक्ट है पर रीजन करेक्ट नहीं है। आई होप आप इस सीरीज को बहुत एंजॉय किए, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा करंट का 15 एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं और भी काफ़ी सारे सीरीज लेके आते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू। कमेंट्स में बताइएगा ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए, थैंक यू।